द फॉरएवर पर्च 2021। तो कहानी शुरू रेगिस्तान जैसे बंजर इलाके को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो इस इलाके से होते हुए कहीं पर जा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक खंडर जैसा घर दिखाई देता है। वो अब उस घर में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग थे, उनके पास हथियार भी थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उन लोगों से बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सभी लोग मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर हैं और सभी अमेरिका जाना चाहते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, यानी बिना पासपोर्ट और वीजा के। जिसके बाद अब वो कपल, जिनमें से हस्बैंड का नाम जून और उसकी बीवी का नाम एटला था, उन दोनों को एक सुरंग में भेज दिया जाता है। अब जब वो सुरंग के अंदर जाते हैं, जिधर बहुत अंधेरा था, उधर और भी बहुत से लोग थे जो सभी अमेरिका जाना चाहते थे। उस सुरंग के अंदर जाते ही एटला डर जाती है जब उसके सामने अचानक से एक लड़का आ गया था, पर बाद में पता चलता है कि ये इन्हीं का साथी है। इसके बाद हम देखते हैं उन्होंने सुरंग को पार कर लिया था, वो अमेरिका पहुँच गए थे। इनका साथी एटला और जून को एक कार्ड देता है जिस पर फूल बना हुआ था, वो लेकर वो दोनों वहाँ से चले गए थे। अब हमें हॉर्स फार्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम डेलन था, वो एक घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका घोड़ा उसे अपने पास नहीं आने देता। तभी डेलन के डैड जो वहीं पर थे, वो अपने बेटे से कहते हैं कि इस घोड़े को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं, हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो घोड़ों के बारे में अच्छे से जानता हो। तभी उधर जून आता है, जिसने घोड़े को अच्छे से काबू में कर लिया था। डेलन को ऐसा देखकर जून से जलन होने लगती है। वो अपना घोड़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है। जून को डेलन के डैड ने अब काम पर रख लिया था। जिसके बाद आगे एटला दिखाई जाती है, जो एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो वहाँ पर अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। पता चलता है कि अमेरिका में दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों को काम मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अमेरिका के लोग दूसरे मुल्क के लोगों से बहुत नफरत करते थे। उनका मानना ये था कि अगर हमारे मुल्क अमेरिका में दूसरे मुल्क से लोग आएंगे तो यहाँ पर सुकून खत्म हो जाएगा। एटला अपनी फैक्ट्री से कॉफी पीती बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो इस बात को नोटिस करती है कि दो आदमी जिनके हाथ में गन्स थी, वो एटला को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तभी सीन बदलता है और टीवी पर एक खबर चलती है, जिसमें बताया जा रहा था कि पर्च का दिन आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि पर्च का दिन क्या था। उस दिन दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों को अमेरिकन मार दिया करते थे। पर्च के दिन अमेरिका की गवर्नमेंट कुछ लोगों को, जिन्हें पर्जर्स कहा जाता था, जो दूसरे मुल्क से आए लोगों को मारते थे, उन्हें 12 घंटे दिए जाते। इसी दौरान वो किसी भी आदमी को मार सकते थे और उन पर कोई भी आदमी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता था। अब आज वो दिन आ गया था जहाँ पर अमेरिका में खून का खेल शुरू होना था। जून और एटला भी दोनों अपना घर छोड़कर जा रहे थे। जैसा कि हमें पता है वो मेक्सिको से आए थे, इसीलिए इन्हें भी डर था कि कहीं ये लोग भी मारे न जाएं, क्योंकि ये दोनों अमेरिकन नहीं थे। तभी वहाँ पर एक बस आती है, जिसमें जून का दोस्त, जो उसके साथ डेलन के फादर के फार्म पर काम किया करता था, वो और कुछ लोग थे। अब ये भी बस में बैठकर दूसरी जगह पर आ गए थे। यहाँ पर लोगों से पैसे लेकर पर्च से बचाया जाता था। अब जून एटला और अपने दोस्त के साथ अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं उधर और भी बहुत से लोग थे जो यहाँ पर पर्च से बचने के लिए 12 घंटे तक रुकने वाले थे। ये सभी दूसरे मुल्कों से अमेरिका आए थे। तभी टीवी पर एक और खबर आती है, जिसमें बताया जा रहा था कि पर्च शुरू होने वाला है और 12 घंटे तक सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। सबको ऐसा लग रहा था कि 12 घंटे किसी कयामत से उनके लिए कम नहीं थे। पर्च का वक्त शुरू हो जाता है, जिस वजह से हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एटला और जून दोनों इस पर्च की वजह से बहुत परेशान थे। उधर डेलन जो अपने घर में था, तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसके आसपास हो। अब वो एक अलमारी के पास जाता है, जिसमें बहुत सारी गन्स थी। वो उसमें से एक गन निकालता है। अब जब वो अलमारी को बंद कर रहा था, तो उसके पास एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो डर गया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी बीवी थी, जो इससे कहती है कि हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए, जो पर्च जैसा खूनी खेल खेलते हैं। और साथ ही डेलन को वो ये भी बताती है कि वो माँ बनने वाली है। शहर में चारों तरफ सन्नाटा था, गोलियों की आवाजें थी, जहाँ पर एक दूसरे को लोग मार रहे थे। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही एटला और जून, उनके साथ बाकी के लोग बहुत खुश थे कि वो पर्च से बच गए। अब सब अपने घरों के लिए रवाना होते हैं, जहाँ पर जून अब जब अपने दोस्त के साथ शहर से होते अपने काम पर जा रहा था, तो वो देखते हैं हर तरफ खून ही खून था। सारा शहर लाशों से भरा हुआ था, दीवारों पर भी खून लगा हुआ है और गवर्नमेंट के आदमी चारों तरफ से सफाई करने में मसरूफ हैं। एटला भी अपनी फैक्ट्री में आ जाती है, पर वहाँ भी अभी तक कोई भी नहीं आया था। उधर डेलन भी अपने फार्म के दरवाजे खोलता है। तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आया था, जो दिखने में काफी खौफनाक लग रहा था। तभी उसके सामने 4 और लोग आते हैं, जिन्होंने चारों तरफ से डेलन को घेर लिया था। वो उन्हें देखकर काफी परेशान हो जाता है। एटला को देखते हैं, जो एक पिंजरे में बंद बकरी को खोल रही थी। अचानक से वो खुद ही उस पिंजरे में फंस गई थी। वहाँ पर भी कुछ लोग आ गए थे, जिन्होंने खरगोश जैसे मास्क पहने हुए थे। वो एटला को मारने वाले थे। तभी उधर उसका दोस्त आ जाता है, जो उसके साथ काम किया करता था। वो एटला को उनसे छुड़वाता है। अब ये दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं।
दरअसल ये लोग जो एटला को मारने आए थे ये सभी पर्जर्स थे जो अभी भी लोगों को मारने का काम कर रहे थे, पर एटला और उसका दोस्त उन्हें मार देते हैं। तभी उधर पुलिस भी आ गई थी जो दोनों को पकड़ लेती है क्योंकि अब पर्ज का वक्त भी खत्म हो गया था। उधर डेलन के फॉर्म में जो लोग आए थे वो भी पर्जर्स थे। उन्होंने डेलन की पूरी फैमिली को बांध दिया था क्योंकि उनका कहना ये था कि डेलन और उसके डैड दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों को काम पर रखते हैं। जब उन्होंने डेलन के डैड के सर पर गन रखी थी और उसकी बहन को भी मार रहे थे, तभी उधर जॉन और उसका दोस्त आते हैं जो इनके फॉर्म पर ही काम किया करते थे। वो आकर उन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब उन पर्जर्स में से एक आदमी डेलन के डैड पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी थी। जून और उसके दोस्त ने सभी पर्जर्स को मार दिया था। वो उन्हीं का ट्रक लेकर डेलन और उसकी फैमिली को बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अब इस शहर में रहना महफूज नहीं था और पर्ज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 12 घंटे के बाद भी खूनी पर्ज चल रहा था। अब जून अपनी बीवी एटला को कॉल करता है मगर उसका फोन नहीं लगता क्योंकि एटला को तो पुलिस ने उसके दोस्त के साथ पकड़ लिया था। जून अपनी बीवी एटला के लिए बहुत परेशान था। उधर एटला को पुलिस अपनी वैन में लेकर जा रही थी जिसमें उसका दोस्त, उसके साथ एक आदमी और एक लड़की थे जो पर्जर्स का साथ दे रहे थे। तभी जाते हुए उनकी वैन उल्ट जाती है। यहाँ पर दूसरा आदमी एटला से बदतमीजी करता है मगर उसके दोस्त ने उसे बचा लिया था। अब जब वैन का दरवाजा खुलता है जहाँ पर जून था, एटला उसे देखकर बहुत खुश थी। जून उन्हें भी बचाकर अपने ट्रक में बिठाकर सभी को मेक्सिको ले जाना चाहता था क्योंकि सब जानते थे कि ये वहीं पर रहकर महफूज होंगे। ये जाते हुए रास्ते से एक फ्यूल स्टेशन पर भी रुकते हैं और वहाँ से अपना कुछ जरूरत का सामान लेते हैं। जून सबसे ये कह रहा था कि ये जगह उनके लिए महफूज नहीं है क्योंकि ये शहर के नजदीक है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी ये सब रेडियो पर खबर सुनते हैं कि हर तरफ शहर में पर्ज फैला हुआ है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं और ये खूनी खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए दूसरे मुल्कों ने अपने बॉर्डर को 6 घंटों तक खोलने का फैसला किया है ताकि जो भी दूसरे मुल्कों से अमेरिका गए हैं वो वापस अपने मुल्क में आ जाएं, जिससे उनकी जान बच सकती है। पर मेक्सिको का बॉर्डर बहुत दूर था, लेकिन अब इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था कि ये पर्ज से बच सके। इसलिए ये सभी अपने ट्रक में बैठकर मेक्सिको के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये अंधेरे में अपने ट्रक को ले जा रहे थे तो इनके पीछे कुछ बाइक्स लग जाती हैं जो पर्जर सीखी थी। वो इनके ट्रक के पास आकर गोलियां चलाने लगते हैं। ये सभी डर गए थे क्योंकि इनके पास मुकाबले के लिए कोई हथियार नहीं था। डेलन की बहन उनको वहाँ पर एक झंडा दिखाती है जो पर्जर्स का ही था। इसका मतलब कि ये भी उन्हीं की तरह है, इसीलिए वो लोग झंडे को देखकर वापस चले गए थे। आगे ये लोग अब एक शहर में पहुंचते हैं जहाँ पर चारों तरफ गोलियां चल रही थी। अब वो लोग अपने ट्रक से निकलकर आगे बढ़ते हैं। हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी मगर तभी उन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। वो सभी पर्जर्स ही थे। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई थी जो सब पर गोलियां चलाने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर जून एटला के साथ ही वहाँ से बचकर निकल जाते हैं मगर एटला और डेलन की बीवी अपने ग्रुप से अलग हो गई थी। एटला को एक रोज का निशान नजर आता है। अब वो उस जगह पर जाने लगती है मगर डेलन की बीवी उसे रोक रही थी। वो कहती है पहले हमें अपने हस्बैंड्स को ढूंढना होगा। एटला उसकी नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। वो डेलन की बीवी से कहती है कि दूसरे मुल्क से आए लोग अपने मुल्क के लोगों की मदद करने के लिए कोई निशान छोड़ते हैं, शायद हमें भी यहाँ पर कोई मदद मिल जाए। तभी उधर 2 आदमी आते हैं जिन्होंने इन दोनों पर गन कर ली थी मगर जब एटला उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर रोज के निशान की मदद से आई है तो वो दोनों रुक गए थे क्योंकि वो मेक्सिको से आई थी। वो अपने लोगों की मदद करना चाहते थे। अब वो उन्हें एक जगह पर लेकर आए थे। वहाँ पर एटला देखती है उधर बहुत से लोग हैं जो पर्ज से अपनी जान बचाकर वहाँ पर आए हैं। उधर वो अपने हस्बैंड जून और एटला को भी देखती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। इसके बाद टीवी पर खबर चलती है कि पर्जर्स ने आर्मी पर भी हमला कर दिया है और बहुत से शहरों को बर्बाद कर दिया है और आर्मी पर हमले की वजह से आर्मी को बॉर्डर से हटा दिया गया, जिस वजह से सभी मुल्कों ने अपने बॉर्डर्स को भी बंद कर लिया है। सभी खबर सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। तभी वहाँ पर एक औरत अपने एक साथी को जो मेक्सिको में रहता था उसे कॉल करती है ताकि वो आकर उनकी जान बचा सके। अब जब सभी वहाँ से जाने वाले थे तभी उधर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें वही आदमी था जिसको उस औरत ने मदद के लिए बुलाया था। अब वो सभी उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं मगर तभी इस बात की खबर पर्जर्स के लीडर को भी हो गई थी। अब वो सभी गाड़ी में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। अब जब डेलन अपनी गाड़ी से पीछे देखता है तो उसे कुछ गाड़ियाँ आती दिखाई दे रही थी। वो गाड़ियाँ भी पर्जर्स की थी मगर वो अब मेक्सिको के बॉर्डर तक पहुँच गए थे। इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। ये लोग गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ते हैं। उधर इन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो मैक्सिकन्स थे। कुछ लोग पैदल चलकर आगे जा रहे थे मगर जून और एटला के साथ कुछ साथी रुक जाते हैं। वो उन पर्जर्स का मुकाबला करने वाले थे ताकि वो इन्हें
इधर ही खत्म कर सके। तभी उधर गोलियों की बारिश होने लगती है। इस लड़ाई में जून और एटला के साथियों की गोलियां खत्म हो गई थी। तभी ये सब वहाँ पर एक घर में छुप गए थे, मगर उधर भी पर्चर्स आ जाते हैं जो जून को मारने वाले थे और एटला को बेहोश कर देते हैं। मगर जल्दी उसे होश आ जाता है और जो लोग जून को मार रहे थे उन्हें गोली से वो मार देती है। सबको मारकर ये लोग बॉर्डर तक जाने वाले थे, मगर तभी पर्चर्स का लीडर एटला को पकड़ लेता है और उसे अपने साथियों को मदद के लिए बुलाने का कहता है, ताकि जब वो आए तो वो उन्हें मार सके। मगर पीछे से जून और वो आदमी जो इन्हें बचाकर यहाँ पर लाया था वो पर्चर्स के लीडर पर हमला करते हैं और उन्होंने उसे मार दिया था। सभी पर्चर्स मारे जा चुके थे। जून और बाकी के लोग बॉर्डर पार करके मेक्सिको आ गए थे। टेलन की बीवी जो माँ बनने वाली थी उसके यहाँ भी बेटी होती है। आखिर में दिखाया जाता है सभी महफूज थे जो अमेरिका से मेक्सिको आ गए थे। The second movie name is It Comes at Night 2017. तो कहानी के शुरू में हमें बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बैठा बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके पास ही एक और आदमी बैठा था जिसने हाथों पर ग्लव्स दस्ताने पहने हुए थे और चेहरे पर मास्क चढ़ाया हुआ था। वो उस बूढ़े आदमी से कहता है, प्लीज डैड मुझे माफ कर दें, मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। वो बूढ़ा आदमी इस आदमी का जिसका नाम पॉल था उसके डैड थे। अब पॉल और उसकी वाइफ अपने डैड को बाहर ले जाकर जंगलों में पहले पॉल उनका गला दबाकर मार देता है और फिर एक गड्ढे में डालकर उन्हें जला देता है। इसके बाद हमें पॉल की फैमिली दिखाई जाती है। रात को ये इसकी वाइफ और इसका बेटा खाने के टेबल पर बैठे सभी बहुत उदास थे। पॉल प्लेट्स उठाकर ले जाता है, जिसके बाद उसका बेटा भी सोने चला गया था। वो अपने कमरे में दीवार पर लगी एक पेंटिंग को बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर उठकर अपने दादाजी के कमरे में जाता है। उसके दादाजी बेड पर बैठे थे। जब वो उनके पास जाता है तो अचानक से वो खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। पॉल का बेटा डर गया था, वो अचानक से उठ जाता है। इसका मतलब ये था कि सिर्फ वो एक सपना देख रहा था। उसकी मॉम उसके पास आती है, कहती है बेटा जल्दी उठो, घर में कोई आ गया है। इनके घर में इनके साथ एक डॉग भी रहता था। ये सभी मास्क पहनकर देखने जाते हैं। जब अचानक से दरवाजा खुलता है तो पॉल गोली चला देता है। उसकी वाइफ कहती है, रुको पॉल। वहाँ पर एक आदमी था। वो पॉल को देखकर अपने हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब पॉल उसको पकड़कर बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है। उसके मुंह पर भी टेप चिपका देता है। सारी रात वो आदमी वहीं पर रहता है। जब सुबह होती है तो पॉल उस आदमी को चेक करने जाता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं, उसे कोई बीमारी तो नहीं। अब पॉल उसको अपनी गन दिखाता है और कहता है, देखो इसको चलाने में मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी, ये गोलियों से भरी हुई है। अब मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वो उससे पहला सवाल पूछता है कि तुम मेरे घर पर क्यों झांक रहे थे और क्या लेने आए थे? वो आदमी जवाब देता है कि मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि इस घर में कोई रहता होगा क्योंकि लाइट्स भी बंद थी। फिर पॉल उससे सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे? वो आदमी कहता है, यहाँ से 50 मील की दूरी पर मेरी बीबी और बेटा एक खाली घर में रह रहे हैं। हमारे पास खाना और पानी सब कुछ खत्म हो गया है, यही सब कुछ चेक करने में यहाँ पर आया था। पॉल कहता है, क्या वो इन्फेक्टेड है? वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, उन्हें भी कोई बीमारी नहीं है, हम सब ठीक हैं। पॉल उससे सवाल करता है कि तुम कितने दिन से वहाँ पर रह रहे हो? वो कहता है, 1 हफ्ता हो चुका है, पहले मैं अपने भाई के साथ रहता था, फिर उसकी मौत के बाद हम यहाँ पर आ गए। शहर के हालात बहुत खराब है, हर तरफ बीमारियाँ फैली हुई है। वो आदमी उससे कहता है, मेरी आंखों में देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी एक एक बात सच है। पॉल अपनी वाइफ और बेटे से पूछता है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? आखिरकार ये सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि ये उसकी मदद करेंगे। अगले दिन पॉल उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उसकी फैमिली को लेने चला जाता है, जहाँ पर वो खुद गाड़ी चलाता है और उस आदमी को पीछे बिठाता है। जाते हुए रास्ते में उन पर हमला हो गया था, तभी पॉल अपनी गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। जब हमला करने वाला आदमी वहाँ पर आता है तो पॉल अपनी बंदूक से उस पर गोली चला देता है और बाहर आकर उसे मार देता है। दूसरा आदमी जो पॉल के साथ था, जिसकी फैमिली को लेने ही जा रहा था, वो कहता है, तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था पॉल, क्या पता वो किसी बड़े गैंग का आदमी हो और क्या पता उसको ढूंढते उसके साथ ही यहाँ पर आ जाए। अब ये उस आदमी की लाश को उठाकर एक कटे हुए पेड़ के नीचे रख देते हैं, जहाँ पर एक और लाश थी। वो आदमी पॉल को यहाँ पर अपना नाम भी बता देता है, जिसकी फैमिली को ये लेने जा रहा था, उसका नाम विल था। अब विल पॉल को अपनी फैमिली के पास लेकर जाता है। वहाँ पर पॉल की वाइफ सबसे कहती है, फिक्र करने की कोई बात नहीं, विल की फैमिली में उसकी वाइफ, बेटा और बहन थी, ये सबको लेकर अपने घर आ गई थी। रात को खाना खाते हुए पॉल सबको समझाता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे यहाँ पर रहना है। वो उनको ये भी कहता है कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो किसी को बाहर नहीं निकलना, सबको अपना ख्याल रखना है। ये सब अब सोने चले जाते हैं और सारे हंसी खुशी रहने लगे थे। सुबह जंगल में जाकर पॉल का बेटा विल को लकड़ियाँ काटना भी सिखाता है। जब रात को पॉल का बेटा सो रहा
था तो उसके पास विल की बहन आती है। वो जब उसके करीब आती है तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। पॉल का बेटा डर जाता है, वो डर कर खड़ा हो गया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ ये एक सपना देख रहा था। अब ये बाहर जाता है जहाँ पर विल की बहन बिल्कुल अकेली बैठी थी। ये उसको बुलाता है तो वो डर गई थी। अब दोनों बैठकर बातें करते हैं। विल की बहन बताती है, तुम जानते हो मुझे केक, कुकीज, आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो पॉल का बेटा कहता है, नहीं मुझे नहीं पसंद। जिस पर वो कहती है, बड़े अजीब हो तुम, तुम्हें मीठा नहीं पसंद। ये दोनों यहाँ पर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह पॉल का बेटा उसे कहता है कि डैड ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो पॉल कहता है, देखो बेटे ये बात याद रखना कि जो नजर आता है जरूरी नहीं वही सच हो। तभी उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगा था और जंगल की तरफ जा रहा था। पॉल का बेटा उसके पीछे जाने की जिद कर रहा था पर वो अपने बेटे को समझाता है कि देखो हमें घर चलना चाहिए, उसे घर का रास्ता मालूम है, वो खुद ही आ जाएगा। रात को जब पॉल का बेटा सो रहा था तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। जब बाहर जाकर देखता है विल का बेटा अकेले एक कमरे में सो रहा था। ये उसे उठाकर उसके कमरे में छोड़कर आता है। पर जब वो अपने कमरे में वापस जा रहा था तो उसे मेन दरवाजे से आवाजें आती है। ये जल्दी से जाकर अपने मॉम डैड को जगाता है और कहता है कि जाकर देखें बाहर कोई है। अब पॉल और उसकी वाइफ मास्क पहनकर देखने जाते हैं। दरवाजे पर इनका डॉग था जो मर चुका था, वो भी इन्फेक्टेड था, किसी बीमारी की लपेट में था। पॉल का बेटा अपने डॉग की ऐसी हालत को देखकर बहुत रोता है पर पॉल अपने बेटे को डांटकर जाने का कहता है। अब ये अपने डॉग को भी एक गड्ढे में डालकर जला देते हैं। जब रात को ये सब लोग इकट्ठे बैठे थे तो यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि विल की फैमिली इन्फेक्टेड है। मतलब यहाँ पर विल इनसे झूठ बोल रहा था। पॉल जानकर ये फैसला करता है कि विल की फैमिली अब इनसे अलग रहेगी। जब रात होती है तो पॉल का बेटा गुजरते हुए विल के बेटे के रोने की आवाज को सुनता है। ये जाकर अपने मॉम डैड को बताता है। पॉल उठकर विल के पास जाता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है पर वो दरवाजा नहीं खोलता। उसका बेटा इन्फेक्टेड हो गया था, वो भी बीमारी की लपेट में था। वो जानता था कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा पॉल उसको मार देगा क्योंकि इसकी फैमिली इन्फेक्टेड हो गई थी। विल अब बाहर आता है, पॉल से कहता है प्लीज हमें कुछ मत करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर जैसे ही विल बाहर निकलता है वो अपनी फैमिली के साथ जाने लगा था। पॉल उसको गोली मार देता है। बेटी विल की वाइफ बहुत रो रही थी। फिर जिसके बाद पॉल उसकी वाइफ, बहन और बेटी सबको मार देता है। उधर पॉल का बेटा भी इन्फेक्टेड हो गया था। कुछ दिन के बाद वो भी मर जाता है। मतलब विल की फैमिली की वजह से पॉल ने अपने बेटे को खो दिया था। हमें इस कहानी में ये नहीं बताया गया कि ये वायरस कहाँ से आया था और क्यों सबको इन्फेक्ट कर रहा था, क्यों बीमार हो रहे थे सब। बीमारी भी ऐसी खतरनाक कि बचने का कोई रास्ता ना हो। शहर में बीमारी फैलने की वजह से ये लोग जंगल में आकर रहने लगे थे पर बेचारे वहाँ पर भी नहीं बच पाए। अब बचे थे पॉल और उसकी वाइफ। अब सवाल ये था कि क्या वो ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।